ये आईना का कार्यक्रम है और आज आप सुनते आ रहे हैं रेडियो फीजी 2 पर कि हम बातें करेंगे जो स्कूल मैनेजमेंट होता है। और काफ़ी पेरेंट्स हैं, यहाँ तक कि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, शायद उनको स्कूल मैनेजमेंट के बारे में उतना नहीं मालूम हो। तो आज हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन मिस्टर गोविंद सिंह जी। नमस्ते, आपका स्वागत है इस नमस्ते कार्यक्रम में। शमी जी। और हमारे साथ हैं रेवरेंड इमैनुअल रूबन, जो कि डिविजनल सुपरिटेंडेंट इंडियन डिवीजन मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से आए हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं रेवरेंड जी। धन्यवाद। तो फीजी भर में 98% या ज़्यादा स्कूल्स जो है वो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा होता है, कमिटीज़ द्वारा किया जाता है। और ये कैसे स्कूल चलाते हैं, आपके चैलेंजेस क्या होता है, या स्कूल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, शायद अभी की पीढ़ी के लोगों को नहीं मालूम है। तो चलो इस पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि स्कूलों की शुरुआत कैसे हुई। इट साउंड्स वेरी सिंपल बट आई एम श्योर इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जी हाँ, ये तो बात मानने वाली बात है और ये सवाल हमारे दिलों में दिमागों में हमेशा रहता है। जब हम बड़े बड़े मकान देखते हैं अभी के स्कूलों में, तो हमारा ये सवाल रहता है क्या शुरुआत से इसी तरह से हमारे ये स्कूल सब है? नहीं, हम आज याद दिलाते हैं, जो पुराने लोगों को याद करते हैं आज, किस तरह वे लोग गांव-गांव में स्कूल को शुरू किया। एक छोटे छोटे पैसे बटोर कर उन दिनों में स्कूल शुरू किया गया। हमारे मेथोडिस्ट चर्च में कई स्कूल छोटे छोटे झोपड़ियों में शुरू हुई, 5 बच्चों से, कहीं पर 10 बच्चों से, कहीं पर लड़कियों से, कहीं पर लड़कों से। और ज़्यादा करके हम देखते हैं कि ये लोगों की सेक्रीफाइस और जेन्युइन गिफ्ट था, जिससे हम लोगों ने अपने स्कूलों को बनाया। मैं तो किसी फेथ बेस्ड स्कूल नहीं गया, लेकिन मैं तो गांव के स्कूल में गया और मुझे मालूम है कि किस तरह हमारे पास केवल 3 ही क्लासरूम थे और किस तरह क्लासेस को कंबाइन करते थे। और धीरे 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 गांव के लोग बाज़ार वगैरह करके, कवाली नाइट रख के, भजन रख करके और पैसे बटोर कर धीरे धीरे क्लासरूम्स को बनाए। और आज उस क्लासरूम को जब मैं कभी अपने गांव जाता हूं, अपने पुराने क्लासरूम्स को देखता हूं और नए नए क्लासरूम को देखता हूं, तो लोगों को शाबाशी देता हूं, अपने गांव के लोगों के लिए। और इसी तरह सभी गांव में जब मैं जाता हूं तो शाबाशी देता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने विद्या के लिए इन्वेस्टमेंट किया हमारे देश में। तो मतलब कि स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन मिस्टर गोविंद सिंह जी, आप उनके प्रेसिडेंट हैं। और स्कूल कमिटीज़ ने अगर जो स्कूल नहीं बनाए होते, जिसमें डेफिनेटली पुरुष प्रधान थे और महिलाओं का भी उसमें काफ़ी योगदान था, तो अभी शायद हमारे जनरेशन के लोग, उससे पहले हम लोगों को शिक्षा नहीं मिलती। तो बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी कॉल करके अपना योगदान देना चाहते हैं या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से कुछ पूछना चाहते हैं स्कूल को लेकर, वो पूछ सकते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट का रोल क्या है? शमी जी, सर्वप्रथम हमें रेडियो पर लाने के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत कम मैनेजमेंट रेडियो पर आते हैं या बहुत कम समाचार माध्यम से उनकी चर्चा होती है। ये पहली मर्तबा ये है। पहली मर्तबा मेरे ख्याल से कोई रेडियो स्टेशन या कोई मैस मीडिया हमें मौका दिया है कि हम आकर हमारे जो नए पीढ़ी के लोग हैं, अब तो लगभग सब नए पीढ़ी के ही लोग हैं, उनके साथ हम वार्तालाप कर सकें कि हमारी जो पाठशालाएँ हैं ये किस प्रकार से उनकी शुरुआत हुई है। सैमुअल रूबन ने कुछ प्रकाश डाला है, लेकिन ये ज़रूरी है, इस पर काफ़ी इतिहास है और इस इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है आजकल के नई पीढ़ी के लिए। क्योंकि जब लोग देखते हैं, अभी आप जाएंगे शायद वाले लेवू ऋषिकुल सनातन कॉलेज पास करेंगे तो कहेंगे वाह क्या स्कूल है, क्या बिल्डिंग्स है। लेकिन अगर आप उसके हिस्ट्री में जाएंगे कि 100 साल वहाँ पर क्या था, लोग कुआं का पानी पी रहे थे, बच्चे स्कूल आ नहीं सकते थे, रास्ता नहीं था, झोपड़ी में रहे थे। मैं विनमोनो हाई स्कूल का मैनेजर हूँ। वहाँ पर 1906 में एक गिरवर दास महंत जी आए थे इंडिया से। 1906 में वहाँ पर उन्होंने एक धर्मशाला बनाया, एक फूस की झोपड़ी बनाया। वहाँ से धार्मिक शिक्षा की आयोजना की गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के नीचे यहाँ पर कानूनी तौर पर आप अपने बच्चों को अंग्रेजी इत्यादि नहीं पढ़ा सकते थे उस वक्त। यू आर नॉट अलाउड टू एजुकेट देम इन अ फॉर्मल स्कूल सेटअप जैसे अभी हो रहा है। तो वहाँ से हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई। एक बेनिंग डिज़ायर था अंदर में कि शिक्षा ही हमें जीवन का मार्गदर्शन सही प्रकार से करा सकता है। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वज आए थे वो किसी कोने में
इस भावना को दबा कर लेकर आए थे कि हमें अवश्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। तो वहाँ से वो बेनिंग डिज़ायर जो था, वो पैशन जो था, उसको आज 100 साल से कई पीढ़ी के साथ जो लेकर चल रहे थे, आज वो बोझा हमारे कंधे पर दिया गया है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर स्कूल दिया मैनेजमेंट गया के ऊपर आ है। तो गया ज़रा है। विस्तार से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, स्कूल कमेटी है, FTUC है, सब साथ में मिलकर काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में काफ़ी चर्चा होता है। हम लोगों को मालूम है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री अच्छा काम कर रही है, अपना क्या काम कर रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम है कि स्कूल मैनेजमेंट का रोल क्या है। तो इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हम अगर इसका ट्रेडिशनल रोल देखें स्कूल मैनेजमेंट को, जब स्कूल की शुरुआत हुई थी तो उनका काम था बिल्डिंग को बनाना, पैसे बटोरना। तो बिल्डिंग कैसे बना? अगर कोई कारपेंटर था तो एक दिन की नौकरी अपना दी, वीकेंड में काम नहीं तो चलो मैं आज अपना लेबा दूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं अच्छा कुछ चावल दूंगा, धान दूंगा या गन्ना दूंगा, इफ़ यू गो इनटू द हिस्ट्री। तो ऐसे इस प्रकार से लोगों का कंट्रीब्यूशन से मैनेजमेंट द्वारा लीडरशिप दिखाया गया उसमें, और स्कूल की नींव डाली गई। धर्मशाला से लगभग सभी स्कूल की शुरुआत हुई है, जी रिलीजियस एजुकेशन से। तो इसीलिए हमारा जो बैकग्राउंड, जो फाउंडेशन है, हम उस पर बहुत जोर देते हैं। ये आईना का कार्यक्रम है और आज हम बातें कर रहे हैं रेवरेंड इमैनुअल रूबिन से एंड मिस्टर गोविंद सिंह से, जो कि स्कूल मैनेजमेंट टीम की ओर से आए हुए हैं। मिस्टर रूबिन जी, आप हमें समझाएं कि स्कूल मैनेजमेंट जो होता है, सभी स्कूल्स में, कोई भी स्कूल को ले ले, देयर इज़ अ मैनेजमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर काम करता है। तो किस तरह से आप लोग एजुकेशन के साथ मिलकर काम करते हैं? धन्यवाद इस सवाल के लिए। हम देखते हैं कि जो स्कूल बिल्डिंग्स है वो मैनेजमेंट के जिम्मेवारी रहता है कि देखना इट इज़ एडिक्वेट एंड सूटेबल फॉर एजुकेशन एनवायरनमेंट, उनके लिए फर्नीचर, उनके लिए फैसिलिटीज़ वगैरह को प्रदान करना। और सरकार का कार्य है टीचर्स को देना। सरकार किसी भी टीचर को हमारे पास भेज सकते हैं, और केवल जो हम मैनेजमेंट हैं, ख़ास करके फेथ बेस से गांव के हैं, हमको चॉइस देता है, वो 3 चॉइस देता है कि किसको आप चाहते हो। अगर मसीह स्कूल है तो हमेशा कोशिश करते हैं किसी मसीह को भेजना। अगर एक हिंदू स्कूल हो तो किसी हिंदू को भेजना, मुस्लिम, ऐसे ऐसे हम लोग एक दूसरे के साथ बातें करके स्कूल चलाते हैं। और जो पैसे सरकार देते हैं, वो पैसे को वो लोग बता देते हैं कि ये इतना % डेवलपमेंट में यूज़ करना है, इतना % म्यूज़िक और स्पोर्ट्स में यूज़ करना है, इतना एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करना है, और इतना लाइब्रेरी में यूज़ करना है, इतना % कंप्यूटर में यूज़ करना है। तो मैनेजमेंट को किसी तरह से आज़ादी नहीं मिलती है कि जो सरकार देता है उसको इस्तेमाल के। ठीक है, क्योंकि तब हम देखते हैं स्कूल में बराबर पैसे बांटे जाते हैं। और अगर किसी मैनेजमेंट को ज़रूरी पड़ती है कि किसी एक जगह पर गांठा हो गई है और किसी जगह पर ज़्यादा पैसा है उनके पास और सब काम हो गया पिछले साल, तो सरकार के पास चिट्ठी लिख कर उनसे परमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर उसको उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सरकार देती है पैसा, और मैनेजमेंट का काम है उस पैसे को बहुत ध्यान से और ईमानदारी से खर्चा करे। वाई हाथ खर्चा नहीं, जो कुछ खर्चा हो बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा हो। बच्चों की पढ़ाई के मतलब, जैसे आपने कहा कि स्कूल में डेस्क हो, फर्नीचर हो, ये टॉयलेट फैसिलिटीज़ वगैरह है, कंप्यूटर्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट वगैरह, पानी है, ये सब आप देखते हैं। इस दौरान जब आप बात कर रहे थे, मुझे याद आया एक बीच में जब हमने एक प्रोग्राम किया था तो कुछ लोगों ने रिंग करके हमसे ये कहा था कि कुछ स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ है, जैसे कि डेस्क है, फर्नीचर है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ है, वो ठीक नहीं है। तो इस पर शायद अभी हम लाइंस को भी खोल सकते हैं, शायद कुछ लोग रिंग करके इसके बारे में जानना चाहते हैं। मिस्टर सिंह भी आप यहाँ पर हैं, जो कि मतलब कि पूरे स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन TG भर के उसको आप संभालते हैं। तो फिर जब मैनेजमेंट का ये रोल है, तो मैनेजमेंट क्या ये देखती है कि डेस्क, फर्नीचर, टॉयलेट फैसिलिटीज़ ठीक है या नहीं है? क्या शिकायतें आती हैं पेरेंट्स की ओर से? शिकायतें आती हैं, लेकिन एक कमज़ोरी अभी ये है,
अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं ओनरशिप, अपनापन। हम तो 1986 से स्कूल मैनेजमेंट में हूँ और समय बदलता है। अगर आप एक नया कुर्सी दे दो बच्चों को, वो कुर्सी कुछ बच्चे लोग 1 हफ्ते में तोड़ देते हैं। ऐसे मालूम पड़ता है कि वो लोग जानते नहीं, फॉर्म 7, फॉर्म 6, फॉर्म 5, फॉर्म 3 के बच्चे लोग जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक फर्नीचर में बैठकर आए हैं। अगर आप किसी भी स्कूल पर जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उनके जो हैंडीमैन के एरिया में अगर आप जाएंगे तो रोज़ 10 या 12 कुर्सियाँ मिलेंगे, 2 टेबल। तो हम कहाँ से, ये मैनेजमेंट कहाँ से रोज़ रोज़ नया कुर्सियों को लाएगा? और फिर हमारे जो टॉयलेट्स वगैरह फैसिलिटीज़ है, हम लोग हर टर्म में उनको रंग लगा लेते हैं, साफ़ कर देते हैं। जो बच्चे हैं, जो बच्चे इस्तेमाल करें, लड़कियां लड़के लोग, वे लोग उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम देखते हैं बच्चे लोग लिख देते हैं, दीवारों में लिख देते हैं, और बच्चे लोग बाहर मैला कर देते हैं। हमारे लड़कियां लोग जो है, जो वो पेड जो सैनिटेशन पैड दिया जाता है, उनके बक्सा में नहीं रखते हैं, टॉयलेट में फ्लश कर दे, टॉयलेट ओवरफ्लो हो जाता है, टॉयलेट तोड़ देते हैं, सिस्टम का पार्ट निकाल लेकर चला जाती किसी एक भाग को। तो मैनेजमेंट हमेशा कोशिश करता है, लेकिन अगर बार बार ये सब चीज़ होते रहे तो कब तक मैनेजमेंट इसको संभालेगा या सुधारेगा? तो यही एक, मेरे ख्याल से सब मैनेजमेंट का यही एक मुसीबत है। जी, हमारा नंबर है 32200902 या 32200903। आपने एक अच्छी बात कही कि हर साल फर्नीचर की देख रेख करनी पड़ती है। तो अगर जो ऑडिट करे साल में हर एक स्कूल को, अगर जो ले एवरेज पर कितना फर्नीचर में खर्च होता होगा एंड मेंटेनेंस वर्क में खर्च होता होगा? शमी जी, मैं एक बहुत बड़ा स्कूल का मैनेजर हूँ, विनमनो हाई स्कूल का मैं मैनेजर हूँ। मैं उसी ज़िला का हूँ, उसी गांव का हूँ। मेरे ख्याल से उस पाठशाला में अगर डैमेज को देखा जाए, सालाना डैमेज, तो कम से कम $15,000 to $20,000 का डैमेज होता है। अभी आप जाएं, अगर एक अच्छा इलेक्ट्रिकल स्विच खरीदें तो उसका दाम $35-45 ऐसे होगा, लेकिन उसका स्विच एक ही सेकंड में बच्चे दबा कर तोड़ देते हैं। पेन का ब्लेड है जो वो टेढ़ा कर देते हैं। तमाम लड़के जो हैं वो ढूंढ लेते हैं तरीका डैमेज करने की। अगर प्लाईबोर्ड का वॉल है और अच्छा हैवी क्वालिटी नहीं है तो वो फाड़ देंगे। डेस्क का अगर बॉटम है तो वो तोड़ देंगे। और अभी पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली उनसे आप उनसे तो हम अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे, चिरौरी करेंगे कि जो हमने पाठशाला बनाया आप सभी की सहयोग से बनाया है। जी हाँ। और सभी मैनेजर और सभी स्कूल का एक शान है कि हमारा स्कूल टॉप स्कूल है, तो हम उस शान में शामिल होना चाहते हैं। और माता पिता का भी वही शान होगा अगर हमारा पाठशाला में डैमेज कम हो और सभी तरह से सब कोई ऑनरशिप लें कि देखिए मेरा पाठशाला, दिस इज द प्राइड ऑफ आवर नेशन, प्राइड ऑफ आवर विलेज, प्राइड ऑफ आवर कम्युनिटी। इस तरह से अगर लिया जाए तो। और घर पर भी फर्नीचर होता है, सब लोग बैठते हैं तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि किस तरह से, तो जैसे घर पर है वैसे बाहर भी संभाल करें, ज़रूरी है। स्कूल टीचर्स, जो स्कूल कमेटी है और टीचर्स की ओर देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बयान है कि 20% टीचर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस पर मैनेजमेंट क्या कर रही है? जो परफॉर्मेंस का आंकड़ा है, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ज़्यादा करके मिनिस्ट्री के ही हाथ में रहता है। हम क्लासरूम के अंदर नहीं जाकर टीचर की के परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। मैं टीचर था, मैं प्रिंसिपल था, मैं कर सकता हूं, लेकिन हमारे जो सभी मैनेजमेंट लोग हैं सभी शिक्षा विभाग से नहीं आते हैं कि वो जाकर इवेलुएट कर सकें। तो इसीलिए, लेकिन हम जानते हैं ऐसे कि कोई भी संस्था हो, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा, उसमें लगभग 10-20% पीपल परफॉर्मेंस उनका नहीं है। तो डज मैनेजमेंट हैव एनी से इन दिस? एक ब्रेक के बाद इसका ये सवाल हम करना चाहेंगे। जबकि क्या आप सोचते हैं कि टीचर्स आर वेल ट्रेन, पर्याप्त ट्रेनिंग उनको दी जाती है? क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी जब सहयोग देता है, सब कुछ एक शेल्फ प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली उसका काफ़ी भार पड़ता है मैनेजमेंट पर, पेरेंट्स द्वारा, कि उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़े। इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस बीच अगर जो आप कॉल करके आईना में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं रेडियो फीजी 2 पर। ये आईना का कार्यक्रम है रेडियो फीजी 2 पर। तो हम बातें कर रहे थे कि जो टीचर्स हैं स्कूल में, उनका परफॉर्मेंस अगर जो देखा जाए,
क्या आप लोग खुश हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में किस तरह से आप लोगों का वार्तालाप होता है इस सिलसिले में? इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो टीचर हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं ना, हिंदुस्तान में गुरु बोलते हैं। जो गुरु रहता है उसके दिल में हमेशा ये एक भावना रहती है कि अपने जो शिष्य हैं उनको ज्ञान दे सके। तो जो अगर हमारे जो ये पढ़ाई टीचिंग जो हमारा दिल में से पैशन है, तो ज़रूर हम 100% परफॉर्मेंस रखेंगे। लेकिन ये बात सच है कि कुछ कुछ टीचर्स जो है हमारे स्कूलों में, पूरे फीजी भर में, उनका जो परफॉर्मेंस बहुत कम है। अगर देखिए, थोड़ी देर के देख लिया जाए, अगर स्पोर्ट्स किसी स्कूल में हो, हमारे स्कूल में बहुत से स्पोर्ट्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स रहते हैं वो 6 बजे तक रहते हैं। लेकिन बाकी बाकी सब्जेक्ट्स में वे लोग तो जैसे छुट्टी हुआ घर चले जाते हैं ना, और क्लासरूम में नहीं रहते। अब ऐसी समस्या आ जाती है तो मैं प्रिंसिपल से बातें करता हूँ, बिकॉज हम सीधे जाकर टीचर से नहीं बात कर सकते हैं। हम जाकर प्रिंसिपल से बातें करते हैं और कहते, देख इस एरिया में बच्चे नहीं थे, बच्चे थे लेकिन टीचर नहीं थे, कहाँ था टीचर? तो आप हमेशा रेगुलरली चेक करिए। कोई कोई टीचर्स लोग जो है अपना एक्सटेंशन स्टडीज़ करते हैं, तो क्लासरूम के समय में अपना असाइनमेंट्स करते हैं। कुछ कुछ ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो अपने लैपटॉप से ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं ना। तो हम देखते हैं कि हम एनकरेज करते हैं टीचर्स को पढ़ने के, लेकिन बच्चों का टाइम नॉट ले। दे शुड नॉट विक्टिमाइज द चिल्ड्रंस टाइम। तो इस विषय को लेकर डेफिनेटली आप लोगों की बातचीत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ हुई है। तो जैसे कि जो आंकड़ा निकला है कि 20% टीचर्स अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करते, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट वहाँ पर नाखुश होगा, क्योंकि मैं स्कूल मैनेजमेंट और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी चाहता है कि टीचर्स 100% दे परफॉर्म करें। जब आपके स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो हाउ डू यू गो अबाउट कम्युनिकेटिंग दिस विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? उनकी तरफ से सहयोग मिलता है? व्हाट आर सम चैलेंजेस? शमी जी, मिनिस्टर महोदय से इस पर बातचीत हुआ है और एक पॉलिसी वो ला रहे हैं जिसमें वो सभी जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसको बतला रहे हैं कि अपना जो टीचर ट्रेनिंग करिकुलम है उसको यूनिफॉर्म किया जाए। अभी मेरे ख्याल से जितने यूनिवर्सिटी हैं और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना अलग अलग करिकुलम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से जब ये यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा तब हम देखेंगे उस पर कि वो क्या वो क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्योंकि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देना चाहते हैं तो वी मस्ट हैव क्वालिटी टीचर्स बैक्ड अप विथ क्वालिटी रिसोर्सेज। ये 3-legged स्टूल की तरह है। वी मस्ट हैव क्वालिटी टीचर्स। तो जब क्वालिटी टीचर्स का बात आता है तो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम की ओर ध्यान जाता है। किस प्रकार का ट्रेनिंग टीचर्स को मिल रहा है, क्या वो सही है, उपयुक्त है, कैन इट मीट द चैलेंज ऑफ द मॉडर्न डे डिमांड ऑन द एजुकेशन सिस्टम? ये सवाल उठता है। तो जितने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, एक सभा हुआ था पिछले साल मेरे ख्याल से हॉलीडे इन पर, उन्होंने एक संगठन की कायम की है ताकि वो मिलजुल कर इंटरव्यू से लेकर सिलेक्शन क्राइटेरिया से लेकर जो ट्रेनिंग पूरा प्रोग्राम है वो देखने और एक स्टैंडर्ड्स बनाए, एक स्टेटस बनाए उसका, ताकि सभी अध्यापकों को उम्दा से उम्दा टीचर ट्रेनिंग दिया जाए। बिल्कुल सही। और हमारा टेलीफोन नंबर है 32200902 या 32200902। स्कूल मैनेजमेंट को लेकर या फिर स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ सवाल है, एजुकेशन आप करना चाहते हैं, तो हमारे पास आप कॉल कर सकते हैं। कुछ कॉलर्स को हम मौका देते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर। नमस्ते, आपका स्वागत है। कौन बोल रहा है, कहाँ से? आईना में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हेलो जी, नमस्ते, आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल किया आपने? नमस्कार जी हम तो पादरी की हमारे प्रभु की जय। जी, भाई साहब नाम क्या है आपका? हरिप्रसाद सांडी बोल रहा हूँ जी मैं। आज तकरीबन 20 साल पहले सेंट्रल सनातन स्कूल के खजांची था। तो उसमें जो हम खजांची थे तो उस समय मैं PWD में काम करते थे। मेरा प्रोफेशनल काम है तो प्लानिंग है ना। तो वहाँ से फिर हम लोग कमेटी जब बैठे मीटिंग करने के लिए स्कूल में, तो वहाँ कुछ बातचीत हुई तो डेस्क की कमी रही। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सकते हैं डेस्क बनाने के लिए। मैंने सोचा क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगा, मैं बना दूँगा। तब महाशय ने कहा कि वो कमेटी ने कहा कि इच्छा करो मोदी से प्रमाण दे दो।
तो भाई साहब अब भाई साहब आप आज कोई सवाल कहना पूछना चाहते हैं और यहाँ पर? अब ये है कि संस्था के बीच में काम करना, बजट के बचा कैसे बचावा जा सके, अच्छा जी, धन्यवाद इस पर। तब स्कूल को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए ना। जी तो मैं वो 15 डेज फ्री बना करके स्कूल को दिया। मैं दिन में तो गवर्नमेंट में काम करता, रात के घरे आके 10 बजे कभी 11 बजे तक काम करता अच्छा, था। तो आपका मतलब कहने का मतलब है कि आप सुझाव दे रहे हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट। सेक्रीफाइस दिशा बहुत। ओके, थैंक यू वेरी मच आपके कॉल के लिए। तो 3220 902 या 3220 903 हमारा टेलीफोन नंबर है। डेफिनेटली जो कमेटी है और एजुकेशन मिनिस्ट्री सब मिलकर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा कई न्यू रिफॉर्म्स आए हैं, कई नए पॉलिसीज़ वगैरह आए हैं स्कूलों में। मोबाइल फ़ोन को लेकर कुछ घटनाएं हुई थी, तो कुछ पॉलिसीज़ आए हैं। क्या इन पॉलिसीज़ के बारे में मैनेजमेंट का क्या विचार है? जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा तादाद में नए नए पॉलिसीज़ जो हैं वो आए हैं स्कूल मैनेजमेंट के समक्ष। फ़िलहाल तो शमी जी वार्तालाप हो रहा है पॉलिसीज़ पर। पॉलिसीज़, ड्राफ्ट पॉलिसीज़ जो है वो स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट किया जाता है। मेरे ख्याल से नॉर्दर्न डिवीज़न, वेस्टर्न डिवीज़न और सेंट्रल डिवीज़न में ये पॉलिसीज़ जो है इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। यहाँ पर भी सेंट्रल डिवीज़न में 2 सप्ताह पहले सेंट्रल डिवीज़न स्कूल मैनेजमेंट्स का सभा था, जिसमें इस पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अच्छी तरह से हमको पेश किया और उस पर हम टीका टिप्पणी अपना दिया है। और वो जाकर पॉलिसीज़ को फाइन ट्यून करेंगे, तब देखेंगे कि कौन से ऐसे विषय हैं जो पॉलिसीज़ में रखा जाए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर अगले ब्रेक में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो स्कूल मैनेजमेंट चाहता है। और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर जो आप सोचते हैं कि कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ करिकुलम रिव्यू करना चाहिए मैनेजमेंट और एजुकेशन को साथ में मिलकर, तो वो क्या होना चाहिए? ब्रेक के बाद आईना में। तो आईना में हम बातें कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को लेकर, और जो पेरेंट्स है वो भी कॉल करके सहयोग दे सकते हैं। जब पेरेंट्स की बात उठती है तो मैनेजमेंट पेरेंट्स से क्या सहयोग चाहता है, क्या उम्मीदें हैं पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स खरा उतर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को लेकर? जी हाँ, हम अभी तक तो सरकार और मैनेजमेंट के बारे में बातें किया, उनकी जिम्मेवारी के बारे में बातें किया, लेकिन इसमें एक ख़ास जिम्मेवारी जो है माता पिता का। हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं एजुकेशन बिगिंस एट होम। अपने बच्चों को हम किस तरह से पाठशाला के लिए तैयारी करते हैं, छोटे छोटे जिम्मेवारियों को देते हैं। जो उनका खिलौना है उनको हम देते हैं, कैसे उनको देखभाल वो करते हैं। और फिर हम देखते हैं अभी ये सरकार कितना भारी मदद हमारी जनता को करता है। स्कूल फीस भरा जाता है और बस फेयर भरा जाता है। हम देखते हैं कि माता पिता के कंधे पर से कई जिम्मेवारी को ले लिया गया है। और इसके साथ साथ जब हमारी वो जिम्मेवारी को ले लिया गया पैसे का, तो हमारी जिम्मेवारी ये रहना चाहिए कि देखना कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं समय से, घर पर पढ़ते हैं, घर पर समय से लौट कर आते हैं, स्कूल में वे लोग बिहेव करते हैं। पेरेंट्स डे को भी हमें जाना। हमारे स्कूलों में कई पेरेंट्स डे पर माता पिता आते नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं हम तो नहीं भरा है पैसा, सरकार भरा है पैसा। तो अगर किसी का जवाब देना तो सरकार को देना है, हम क्यों जाए पूछने के लिए। तो इस तरह के जो बच्चे, अगर हमारे इस तरह के माता पिता रहे तो बच्चों से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वे लोग शहर में घूमते हैं, माता पिता चेक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें खर्चा नहीं किया। जहाँ पर मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री बच्चों की मदद करी, फ्री एजुकेशन दे रही, तो क्या स्कूल मैनेजमेंट भी किसी तरह से आर्थिक रूप से कुछ बच्चों की मदद करता है? जी हाँ, हम देखते हैं कि कई स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं उनको लंच दिया जाता है उनके कैंटीनों से। और अगर कोई के पास जूता नहीं है और यूनिफॉर्म नहीं है तो वो भी उनको मदद किया जाता है। स्कूल में छोटे छोटे ग्रुप्स है मैनेजमेंट की तरह, और उनको मदद करते हुए लोग। हम्म, और जो बच्चे लोग स्कूल नहीं आते हैं, शहर में पकड़ा जाते हैं, तो मैनेजमेंट से किसी एक जन रहता है जिनको काउंसल करते हैं कि बेटा बेटी पढ़ लो, तुम्हारा भविष्य इसमें है,
तुमको पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या मिलेगा आपको। हम जानते हैं कि खास करके फिजी में अगर हमारे पास पढ़ाई लिखाई नहीं है तो काम नहीं है हमारे पास, तो उसमें ज़्यादा जोर हम देते हैं। जब हम बच्चे थे हम लोग को बताया गया था कि हमारे पास इस देश में कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे पास विद्या होगा तो सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, काम, घर, मकान, परिवार सब रहेगा। तो कितने पेरेंट्स होंगे एथनिसिटी वाइज अगर जो हम ले तो हम में से हिंदुस्तानी कितने पेरेंट्स हैं जिनकी ओर से लापरवाही मैनेजमेंट को देखने को मिलती है? ढेर सा मेरे ख्याल से शायद 30% माता पिता है जो अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में फ़िक्र नहीं करते हैं, एब्सेंस रहते हैं, स्कूल नहीं आते हैं बच्चे, उनके लिए कोई कारण नहीं रहता है, घर से कोई चिट्ठी नहीं आता है, स्कूल पेरेंट्स डे को आते नहीं है, क्लास मीटिंग्स में नहीं आते हैं। कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं जल्दी से। स्वागत है, आपका नाम, कहाँ से आपने कॉल किया जी? हमने बुनी गाँव से कॉल किया है जी। समिति में एक किंडरगार्टन टीचर हूँ जी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में लगभग 31 बच्चे जो क्वालिफाई होते थे ग्रांट के लिए किंडरगार्टन के, तो उसमें 2 बच्चों को उन्होंने इनकार कर दिया है क्योंकि एक बच्चा थोड़ा बीमार था तो थोड़ा देर से स्कूल आया है, और एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ था उसको भी देर से स्कूल आने को मिला ना, तो उन्होंने 2 को रिजेक्ट किया है। और फिर $50 ग्रांट जो मिलता है तो उसमें 45% जो है उन्होंने कहा है कि एडमिन के लिए है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि शायद उसमें से कुछ टीचर्स का सैलरी भी मिलेगा, लेकिन हमको पूरा ये पता नहीं कि क्या हो रहा है ना। तो ये क्या स्कूल मैनेजमेंट की ओर से डिसीजन बनाया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ का जो ग्रांट है। मेरे ख्याल से बहन जी ठीक रहेगा कि जो आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को संपर्क करें या फिर आप मुझे आईना के बाद में कॉल करें, सो विल ट्राई टू हेल्प यू हियर। थैंक्स फॉर कॉलिंग, थैंक्स, बाय। आईना है, नमस्ते, कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? हेलो, सीताराम जी, बोलिए भाई साहब। जी, मैं मिस्टर कुमार बात कर रहा हूँ गिरिलूबा से। जी। मेरा कहना यह है कि जिस स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी के साथ में अगर अध्यापकगण नहीं रहते हैं तो उन अध्यापकों को इस तरह से निकाल दिया जाता है स्कूल से, इस तरह से ब्लेम करके उन लोगों को निकाला जाता है। क्यों, किस लिए निकाल दिया जाता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो एक तरफ हो जाते हैं, जो अध्यापक है, अध्यापक सही रास्ता जब दिखलाता है तो मैनेजमेंट कमेटी उनके ऊपर गुस्सा जाते हैं, और इसी कारण से जो ग्रांट मिलता है, जो ग्रांट मिलता है उसका सही उपयोग ना करने के कारण से अध्यापकगण बोल उठते हैं बीच में, तो इसी तरह से अध्यापक को निकाल दिया जाता है। कोई एक सिचुएशन मिलता है, ग्रांट सही तरह से उपयोग नहीं करते हैं। मतलब कि आप जनरली बोल रहे हैं और यू हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन? जी नहीं, क्रॉस नहीं करना, ये सही बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सही रास्ता दिखलाऊंगा और सही बातें बतलाऊंगा। आप अगर बाद में अगर मेरे पास फोन करे तो मैं ये सही तौर से बता सकूंगा। अच्छा जी, भाई साहब धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा है कि जो स्कूल मैनेजमेंट होता है और जो टीचर्स होते हैं उन दोनों के बीच में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स को स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है। इफ़ टीचर्स सजेस्ट समथिंग गुड, तो क्या मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में अक्सर इस तरह का कलीजन होता है? हाउ डू यू वर्क टुगेदर? शमी जी, शुरुआत में रेवरेंड ने कहा था कि जब स्कूल हेड्स का पोस्टिंग होता है किसी भी पाठशाला में तो मिनिस्ट्री के साथ हम वार्तालाप करते हैं ताकि ऐसी हेड मिले जिसका पर्सनालिटी और जो मैनेजमेंट लोग हैं ये सब मिलता जुलता हो, तब ही वो साथ में कर पाएंगे काम। और कभी कभी ऐसे होता है कि मिनिस्ट्री अगर अपने से एक टीचर को वहाँ पोस्ट कर दे, हेड टीचर को, और मैनेजमेंट से संपर्क ना करे तो शायद कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को समझने में वो व्यक्ति जो है हेड टीचर है आया है, ये टीचर आया, वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्या एग्ज़ाम्पल लेकर आया, किस प्रकार के स्कूल में वो पहले था, क्योंकि जो मैनेजमेंट्स है वो सदियों से वहाँ चला आया है, उनका एक प्लान है, एक विजन है, वो बनाना चाहते हैं। लेकिन जो हेड आएगा वो शायद 1 साल के आएगा या 2 साल का आएगा या 3 साल का आएगा, तो वो चाहेगा कि हम अपने स्टाइल से कुछ कर लें। तो आपका कहना है कि एक कमेटी है, जब स्कूल कमेटी है, मैनेजमेंट है,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनके साथ पहले बातचीत करके विचार विमर्श करके तब डिसाइड करे विद द अप्रूवल ऑफ द कमेटी कि स्कूल में किस हेड को जाना चाहिए, और इस तरह से उस तरह से होता है, उसी तरह से होती है। जी किसी स्कूल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसी प्रिंसिपल या हेड टीचर को जबरन नहीं भेज देते हैं। वे लोग हमें सलाह मशवरा करते हैं। मेरे ख्याल से जो भाई ने रिंग किया था वो किसी टीचर के बारे में बताया ना। टीचर का स्कूल में हेड है, उनका हेड टीचर या प्रिंसिपल। अगर शायद स्कूल में किस तरह का मिसमैनेजमेंट हो तो ये ज़रूरी है उनका रिपोर्ट किया जाए। लेकिन अभी का जो सिस्टम है इसमें कोई मिसमैनेज नहीं कर सकता है पैसे का, क्योंकि हमको हर टर्म में अपना ऑडिट करना पड़ता है अकाउंट्स, और हर साल में तभी हमको नेक्स्ट टर्म का पैसा मिलता है। शायद पहले होता था जब कमेटी अपने ओन फीस को बटोरता था, लेकिन अभी के समय नहीं हो सकता है। तो यू मीन टू से कि अभी मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स नहीं होता है, जिसके बारे में कुछ चर्चा भी हुआ था अभी कुछ पहले में कि जो स्कूल मैनेजमेंट होते हैं वो फंड्स अब्यूज़ करते हैं। किस तरह से इसका रिकॉर्ड आप लोग करते हैं? इज़ देयर स्टिल मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स? आपने कहा पहले होता था, अभी नहीं होता था। जो अगर जब पहले चले कि तो कितना पहले होता था? जब हम अपना स्कूल फीस चार्ज करते थे तब स्कूल मैनेजमेंट के पास पूरा अधिकार रहता था कि किस तरह से उस पैसे को इस्तेमाल करे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी सरकार जब हमको $100,000 देता है तो कहता है 17% एडमिनिस्ट्रेशन, 10% कंप्यूटर, 10% लाइब्रेरी, तो उसी ही सीमा में हमें रहना पड़ता है जी। लेकिन पहले जैसे तो लिबर्टी मैनेजमेंट के पास था, ग्राउंड बना ले या बिल्डिंग बना ले या बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए डेस्क खरीद ले, उनका चॉइस रहता था। लेकिन अभी जो है इट्स क्वाइट कंट्रोल्ड और अच्छी तरह से सब जो हो रहा है, जो पॉलिसीज़ इन प्लेस है, इट इज़ डेफिनेटली गुड। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि अभी जो नए करिकुलम्स हैं उसमें मैनेजमेंट का, एजुकेशन के साथ में, और भविष्य मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स और एजुकेशन का एक साथ में आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, आप क्या देखना चाहेंगे, इस पर बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप भी जो सुन रहे हैं हमें कॉल करके बता सकते हैं कि क्या आप स्कूल मैनेजमेंट के काम से खुश हैं, स्कूल में जो फैसिलिटीज़ प्रदान किए जा रहे हैं, आर यू हैप्पी विद दैट? क्या सोचते हैं आप? आखिरी और अगला ब्रेक। आईना में ये हमारा आखिरी सेगमेंट है। कुछ कॉलर्स को भी और भी मौका देते। नमस्ते, आपका स्वागत है। कहाँ से कॉल किया भाई साहब? जी हाँ, नमस्कार जी। और वशिष्ठ मुनि इंस्टीट्यूट नाबुआ से बिमल चौधरी सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ जी। सर्वप्रथम मैं श्रीमान गोविंद सिंह जी को और फीजी स्कूल मैनेजमेंट के हमारे जो साथी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी तक उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के कार्य को संपन्न किया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2-3 विषय है आज के टॉक बैक में जी। एक होता है ये जो मैनेजमेंट है, इनका संबंध हम कैसे कायम कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ में। ये बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट अपने पेरेंट्स के साथ में संपर्क कैसे करे। कृपया इस पे जो श्रीमान गोविंद सिंह जी है स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा जो दूसरा विषय है वो है गुड और बैड डेवलपमेंट का, कि जो डेवलपमेंट स्कूल मैनेजमेंट कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी पब्लिक स्कूल होता है तो वहाँ पर जो ये दलबंदी होती है, कभी कभी गुड मैनेजमेंट को बैड मैनेजमेंट कह करके भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो एक धारणा को लोगों को बदलना पड़ेगा और साथ में बच्चों के लिए क्या सही है, हम शिक्षा के लिए क्या सही है, उसको मद्देनजर रख के और हम लोगों के लिए कार्य करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत नेक बातें कही। तो अब आप भाई साहब घर पर बैठिए और सुनिए आपके पहले सवाल का जवाब कि मैनेजमेंट किस तरह से पेरेंट्स के साथ मिलकर काम कर सकता है और किस तरह से उन्हें मिलकर पेरेंट्स के साथ काम करना चाहिए। क्या क्या प्लान्स हैं आपके? हम देखते हैं कि लगभग सभी स्कूल्स में पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन है और उनका कमेटी है, प्रधान है, और वो प्रधान हमेशा आता है स्कूल मैनेजर और स्कूल प्रिंसिपल से मिलता है। और ख़ास करके जो
बच्चों से सिचुएशंस रहती है, इनडिसिप्लिन का, माताओं से बातें करने का, पिताओं से बातें करने का, तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है और वे लोग अपना क्लास मीटिंग्स करते हैं पेरेंट्स के साथ और फिर पूरे मीटिंग करते हैं। और उस तरह से स्कूल के में जो हम देखते हैं मैनेजमेंट और जो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी, मेरे ख्याल से ये लोग हमेशा बोर्ड में भी रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये लोग हमेशा मैनेजमेंट, बोर्ड, पीटीएफए मिलकर काम करते हैं। तो अगर आपके स्कूल में पीटीएफए नहीं हो तो ये ज़रूरी है कि हर एक स्कूल में पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन होना ज़रूरी है, जो माता पिताओं के ओर से बातें कर सकेगा, स्कूल के सुधार, स्कूल में किस तरह से चलाना चाहिए। और यही लोग तो जो पीटीएफए है स्कूल की कमेटी को चूज़ करते हैं और कमेटी स्कूल वहाँ से चलती है। गोविंद सिंह जी, आप प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन हैं, तो डेफिनेटली फीजी भर का कार्य आप देखते हैं। क्या कभी सभी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन है? वैसे तो सभी पाठशालाओं में नहीं है। कुछ कुछ पाठशालाएं जो है वो हिस्टोरिकल तौर पर सोचते हैं कि पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन उनके लिए मुसीबत बन सकता है। कुछ हम जानते हैं बड़े बड़े संस्थाएं जो पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन नहीं अलाउ करते हैं। लेकिन पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन एक अच्छा आम बन सकता है मदद करने में। और वो जो गैप है जो बिमल जी कह रहे थे अध्यापकों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और जनता के बीच में, वो गैप जो है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात यहाँ पर है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। हमारे कितने मैनेजमेंट्स हैं जो किसी प्रकार से न्यूज़ लेटर इत्यादि भेजकर पेरेंट्स को बतलाते हैं कि स्कूल में क्या उन्नति हो रही, क्या बढ़ंती हो रही, क्या नया लाया गया और क्या क्या किया गया, एक्टिविटीज़ क्या है। तो जब हेड टीचर्स अपना टेमली रिपोर्ट भेजते हैं तो मेरा ये सुझाव है विमल जी को कि उसमें मैनेजमेंट भी एक पन्ने का न्यूज़लेटर तैयार करे और वो साथ में भेज दे, ताकि हर एक माता पिता जाने कि देखिए वशिष्ठ मुनि कॉलेज, वशिष्ठ मुनि प्राइमरी में मैनेजमेंट ने ये कार्य किया। ये तो है स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना। लेकिन अगर जो पेरेंट्स जो हैं घर पर वो स्कूल से वार्तालाप करना चाहते हैं तो क्या सुविधाएं हैं? बहुत से पाठशालाएं ऐसे हैं जो पेरेंट्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर मेंबर्स हैं उस स्कूल में, जो जिस मजहब का हैं वहाँ पर आते हैं और उस स्कूल के मेंबर हैं, क्योंकि वही कम्युनिटी में वो पाठशाला बना है। तो वहाँ के वो लोग मेंबर हैं। अगर वो मेंबर नहीं हैं तो कोई भी इशू जो ऐसा हो वो उस पर प्रिंसिपल साहब से पूछ कर सकते हैं या मैनेजमेंट के मीटिंग में जा सकते हैं, या जब उनका पेरेंट्स टीचर्स डे होता है तब मैनेजमेंट्स को वहाँ बुला सकते हैं। और जबकि स्कूल मैनेजमेंट के बारे में बातें हो रही हैं, कोई भी पेरेंट्स किसी भी समय स्कूल जा सकती है और हेडमास्टर या प्रिंसिपल से बातें कर सकते हैं और मैनेजर से भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब बात कर सकते हैं, इज देयर सम काइंड ऑफ फॉर्म्स जो फिल कर सकते हैं, प्रोसीजर है ताकि उसमें एक तरह से डाटा हो रखा जाए कि हाँ कोई पेरेंट आया था, उन्होंने ये बात कही थी। हाउ डू यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दैट? जितने लोग हमारे स्कूलों में मेहमान की तरह आते हैं या पेरेंट्स आते हैं तो जो कुछ कंसर्न लेकर आते हैं वो सब रजिस्टर किया जाता है और उनमें सुधार होती है। जी, तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो गांव में है काफ़ी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ वहाँ पर है, तो गांव के स्कूल मैनेजमेंट को किस तरह से आप मिलकर उन्हें एजुकेट कर रहे हैं और ये नई शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़कर चले और शिक्षा को पेरेंट्स को साथ में लेकर, एजुकेशन को साथ में लेकर टू मेक इट टू गिव आवर चिल्ड्रन अ बेटर फ्यूचर? शमी जी, इसी लक्ष्य को लेकर स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का पैदाइश हुआ लगभग 6 साल पहले। क्योंकि इससे पहले आप देखें अगर तो हेड टीचर्स एसोसिएशन था, प्रिंसिपल्स एसोसिएशन था, यूनियनें थी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन था, लेकिन मैनेजमेंट्स का कोई संस्था नहीं था। सबसे पुराना वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन 100 ईयर्स अबव, लेकिन उनका कोई संस्था नहीं था। तो जब मैं प्रिंसिपल का कुर्सी छोड़कर एक मैनेजर बना तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है और स्कूल मैनेजमेंट का मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ। और इसीलिए बनाया गया कि कुछ जो मैनेजमेंट्स हैं वहाँ पर वेल ऑफ लोग हैं, जैसे पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो अपना सभी कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मैनेजमेंट्स हैं जो हमारे जब सभा में आए तब उन्होंने कहने लगे कि क्या आप आ सकते हैं हमारे गांव, हमारे ज़िला में आ सकते हैं, हमारे स्कूल मैनेजमेंट को शिक्षित कर सकते हैं, अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, मीटिंग का मिनट्स कैसे रखा जाता है, मीटिंग कैसे संचालन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता तो है। इन सब पर अब आप लोग गांव गिरान में जाकर अवेयरनेस, रुबिन जी आप क्या कहेंगे अंत में?
मैं अंत में ही कहना चाहता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है ये लोग वॉलंटियर्स है, हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपना समय और जो कुछ ज्ञान हमारे पास हम करते हैं। और अगर हमारे समाज में हमारे गांव में लोग हैं जो अपने अपने मैनेजमेंट को किसी तरह कला उनके पास है मदद कर, जैसे भाई हरि प्रसाद तभी से लिंक किया था जी कि वो अपन वॉलंटियर करता है किया था स्कूल के मेंटेनेंस करने में, ऐसे किसी भी तरह के कला किसी भी गांव में किसी के पास है अपने स्कूल में ज़रूर जाकर आप मदद करिए। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड इमानुअल रूबिन जी और गोविंद सिंह जी इस कार्यक्रम में आने के लिए। पहली बार लोगों को ये मालूमात हुआ कि जो स्कूल मैनेजमेंट है उनका कार्य क्या होता है। अगर जो आप किसी भी स्कूल मैनेजमेंट को संपर्क करना चाहते हैं डेफिनेटली स्कूल को संपर्क करें, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आईना में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होती है। नमस्ते।